हमारे YouTube चैनल मल्टी यूनिटी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। ध्यान दें, आज हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं मैथ का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सवाल सभी जितने दिए गए हैं वो इस वीडियो में कई बार आ भी चुके हैं और इन्हीं से आपके सवाल मिलेंगे, अंक बदले हो सकते हैं और तरीका यही होगा, ठीक है, जो लगाने का है। तो इसको आइए हम समझाते हैं। इसमें मैंने क्या किया है, इस वीडियो में मैंने बहुविकल्पी प्रश्न 10 लिए हैं, 10 प्रश्न जो हैं वो अतिलघुत्तरी लिए हैं और 10 प्रश्न लिए हैं मैंने लघुत्तरी। तो इसी में आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप लोग अच्छे से समझिए। और एक तरीके का मैंने क्वेश्चन इसमें नहीं लिए हैं, वो हैं पटरी और प्रकार की सहायता से कोणों का निर्माण करना, 60 अंश, 30 अंश और 90 अंश। इसका वीडियो मैं अलग बना दूंगा। सबसे पहले इसमें जो सवाल मैंने लिए हैं इनको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। तो सबसे पहला है वस्तुनिष्ठ में 8365 में 3 का स्थानीय मान। अब आप लोग ये जानते ही होंगे 3 का स्थानीय मान 3 ये है, इसके आगे 2 जीरो हैं तो 2 अंक हैं तो 2 जीरो बढ़ेंगे, तो इसका ये 300 सही होगा, ये वाला सही है, ठीक है। इसको आप लोग लगाते होंगे, छोटी कक्षा में लगाए होंगे, ऐसे लगाया जाता है। 8 3 6 5 ये है, तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 आगे 2 जीरो, ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है कौन सा जोड़ा एक दूसरे के व्युत्क्रम में है। तो आप लोग समझ लीजिए व्युत्क्रम, जैसे 1/3 का जो व्युत्क्रम है वो होगा 3/1, ठीक है। और 1/4 का व्युत्क्रम क्या होगा, 4/1। ऐसे ही 4/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 5/4। ये एक दूसरे क्या है, व्युत्क्रम है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को समझा देते हैं। इसी प्रकार से इसमें कौन सा है आपको देखना है। तो 1/3 लिखा है, ये 3/9 लिखा है, ये भी 1/3 है, ये दोनों क्या है, बराबर हैं। ऐसे ही 1/5 है, ये 1/2 है। जब 5 से काटेंगे 5 एकन 5, 5 दूनी 10, तो ये 1/2 है। ये भी एक दूसरे के व्युत्क्रम नहीं है। 5/6 इसका व्युत्क्रम ये लिखा है 6/5। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा जो मैंने समझाया यहाँ पे, उसी के हिसाब से ये वाला सही होगा इस पर, ठीक है। तो इसमें ये विकल्प सही है क्योंकि 5/6 का व्युत्क्रम 6/5 है। इसके साथ साथ एक और बात आप लोग समझ लीजिए, कभी भी पूछे योज्य व्युत्क्रम, तो 1/3 का योज्य व्युत्क्रम, योज्य व्युत्क्रम जो होगा वो -1/3 होगा। ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को। ये वर्ड आप लोग देख लेना, वहाँ पे पेपर में आए, अगर व्युत्क्रम पूछ रहा है तो उसी का उल्टा कर देंगे। अगर योज्य व्युत्क्रम है तो प्लस का है तो माइनस लगा देंगे, अगर माइनस का कोई है तो प्लस का लगा देंगे, ठीक है। तो योज्य व्युत्क्रम में प्लस माइनस हो जाते हैं चिन्ह। जैसे 5/6 का जो है वो -5/6 होगा, ये क्या होगा, योज्य व्युत्क्रम, ठीक है। ये आप लोग समझ लीजिए। अब आते हैं तीसरे पे। 24 और 5 की गुणा करिए, उसके बाद में जितने अंक बाद दशमलव हो उतने अंक बाद लगाइए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 24 पंचे कितना होता है, 120 होता है। 2 अंक बाद दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो 1.20, 1.20 यहाँ पे है, तो आप लोगों का ये आंसर सही होगा। इस तरीके से अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। इसमें क्या है, 5x + 7x - 3 का मान निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 5x + 7x - 3। तो क्या करेंगे यहाँ पे 5x + 7x - 3 ऐसे लिख लेंगे। अब ये दोनों जुड़ रहे हैं, ठीक है, 7 5 12x - 3, तो 12x - 3 आ गया है, जहाँ पे हो वही सही है, ये वाला सही है। तो आप लोग यहाँ ध्यान रखना, अगर यहाँ पे माइनस होता है तो चिन्ह बदल जाते हैं। ये आप लोगों को आगे सवाल में समझने को मिलेगा। आगे मैंने बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाना समझाया है, आप लोग पूरा वीडियो देखिए, अंत में आप लोगों को ये भी मिलेगा बीजीय व्यंजकों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, ठीक है। जो पेपर में आने वाले हैं प्रश्न वही मैंने इम्पॉर्टेंट लिए हैं, इनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। आगे देखते हैं 15% का भिन्न का रूप है। तो 15% क्या होगा, 15/100 कर दीजिए, ठीक है। 15% अगर भिन्न में बदलना है, ठीक है। तो 3 5 3 15 और 5 दूनी 10, कितना आ गया, 3/20, 3/20 आ गया, ठीक है। तो ये सही होगा। तो पेपर में कहीं 18% दे सकते हैं, कहीं 12% दे सकते हैं। तो 18% का क्या होगा, 18% का होगा 18/100 कर देंगे, ठीक है। 18% का क्या कर देंगे हम, 18/100 कर देंगे। तो इसको काटो, 2 नीमा 18, 2 पंचे 10, कितना आ गया, 9/50 आ गया। तो इस तरीके से जहाँ तक कटता जाए वहाँ तक काटे जाते हैं, यानी सरल करते जाते हैं और लास्ट में आंसर आ जाता है। तो आप लोग यहाँ पे ये भी समझ गए होंगे 18% वाला। ऐसे ही 12% पूछे तो 12/100 कर देंगे, ठीक है। किसी भी परसेंट को अगर भिन्न में बदलना है तो उसको आप लोग क्या करोगे, बटे में 100 कर दोगे,
ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी आप लोग अच्छे से ध्यान करके देख लीजिएगा। अब छठा प्रश्न आपके सामने है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक वृत्त बना रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग, ये वृत्त मैंने बनाया है। अब किन्हीं दो बिंदुओं को मिला दो, ऐसे मिला दिया इन दो बिंदुओं को, तो ये क्या हो गई, जीवा हो गई। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने पिछले वीडियोज में बताया था, मेरा वीडियो अपलोड है वो आप लोग देखा होगा, तो उसमें बताया था ये जो है वो परिधि होती है और ये केंद्र होता है, जो केंद्र से जाती है जीवा उसे व्यास कहते हैं, ये भी जीवा है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। पेपर में ये भी आ सकता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो ये भी जो व्यास है, केंद्र से जा रहा तभी व्यास है, और ये सबसे बड़ी जीवा होती है, तो ये क्या हो जाएगी, जीवा हो जाएगी। तो यहाँ पे हम जीवा पे टिक कर लेंगे, जीवा सही है। ठीक है, और त्रिज्या कितनी होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। ठीक, ये सब मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है, आप लोग देख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं सातवां प्रश्न क्या है। अगला आप लोग पेज देखिए, के सामने सातवां प्रश्न है, 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं। तो 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें यह सही होगा। आप लोगों को कोण वाला भी टॉपिक पढ़ा चुके हैं, वीडियोज़ देखिए आप लोग। आठवां क्या कह रहा है, किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं। केवल उत्तीर्ण की संख्या पूछी है, यानी 80% का ही मान पूछा है। 30 में 80% कितने हुए वही मान पूछा है, तो निकाल देंगे 30 का 80%। ठीक है, 30 का 80% निकाल देंगे, तो 30 गुणे 80/100 ऐसे परसेंट निकालते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, 0 0 ये कट गया, ये कट गया 0, 8 3 24, तो उत्तीर्ण कितने हुए 24। यदि अनुत्तीर्ण पूछता है तो 6 होंगे, अनुत्तीर्ण नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, उत्तीर्ण। तो 30 बच्चे थे, 80% उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण की संख्या कितनी हुई, 24 उत्तीर्ण हुए, तो यहाँ पे कौन सा जाना है, 24 बच्चे। ठीक है, ये सही होगा। आप लोग अच्छे से ध्यान करके समझ लीजिए, कभी कभी अनुत्तीर्ण पूछ देता है। इसमें मैंने आगे सवाल जो लिया है अतिलघुत्री में, आप लोग वीडियो आगे देखते रहिए, इसमें जो लिया है उसमें अनुत्तीर्ण भी पूछा गया है, वो भी सवाल लगाया है मैंने। सभी इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्न लिए हैं मैंने, परसेंटेज से रिलेटेड हैं और व्यंजक से रिलेटेड हैं, व्यंजकों का, बीजी व्यंजकों का गुणनफल है। ठीक है, जोड़ घटाना है, सब इसमें दिया गया है, आप लोग अच्छे से समझिए। हमने 9वां प्रश्न है, 80 व 90 के मध्य कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, 81 और 83 में 81 कट रही है 9 से, 9 निमा 81, तो ये वाला ग्रुप जो है वो नहीं होगा अभाज्य संख्याओं का। आगे देखते हैं 83 व 87, 83 तो नहीं कट रही है, लेकिन 87 जो है वो कट रही है 3 से, 3 दूनी 6, 3 निम 27, ये भी नहीं होगा ग्रुप दो संख्याओं का जो कि अभाज्य हों। अभाज्य वे होती हैं जो किसी से ना कटें। 81 और 89 में देखते हैं, 9 निमा 81 ये भी कट रही है, 83 नहीं कट रही है, ना कि 89 कट रही है किसी से, तो ये वाला जो विकल्प है वो सही हो गया। ठीक है, अभाज्य संख्याओं का ग्रुप जो है ये वाला सही है। ठीक है, आगे देखते हैं 10वां प्रश्न, 9 का अपवृत्त है। अब वृत्त का मतलब होता है गुणनखंड। ठीक है, गुणज, 9 का गुणज कौन सा है, देखिए 9 1 9, 1 नहीं है, 11 नहीं है, 13 भी नहीं है। यहाँ देखिए 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, ये वाला जो है इसमें सभी मिल रहे हैं हमें 9 के गुणज, तो यही सही होगा। यहाँ देखिए 21 नहीं है, 9 में नहीं आता है, 25 भी 9 का गुणज नहीं है, इस तरीके से ये भी नहीं सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब आ गया है अतिलघुत्री। 10 प्रश्न जो हैं वो विकल्पी प्रश्न पूरे हुए, इसमें से आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, और जो अतिलघुत्री बताएंगे वो भी, उससे भी विकल्पी क्वेश्चन कई मिलेंगे आप लोगों को। अतिलघुत्री में हमने पहला लिया है, ये 10 पूरे हो चुके हैं बहुविकल्पी। अब हम अतिलघुत्री में ये पहला क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, इसको हमें समझाना है केवल, तो अच्छे से इसको आप लोग समझ लें। तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, क्या कह रहा है अतिलघुत्री प्रश्न में, x माइनस वाई में क्या जोड़ें कि योगफल 2x प्लस वाई हो जाए। इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, कोई भी बहुपद दिया जाए आप लोग कर सकते हैं, चाहे घटाने वाला चाहे जोड़ने वाला। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, माना x माइनस वाई में a जोड़ें तो योगफल 2x प्लस वाई होगा, जो कह रहा है उसी हिसाब से मान लेंगे हम कि इसमें हम क्या जोड़ें, a जोड़ें। अब हमें पता नहीं था क्या जोड़ना है, लेकिन हमने मान लिया है a जोड़ना है, तो जो माना है वही जोड़ देंगे हम, ये जोड़ दिया। अब हमें किसका मान चाहिए, a का मान अगर आ जाएगा तो हमारा आंसर वही होगा। अब हमने x माइनस वाई में हमने a जोड़ दिया है, बराबर 2x प्लस वाई रख दिया है। अब इसमें क्या किया है मैंने, a बराबर, यानी कि a का मान निकाला है, x और y को उधर भेज दिया है। जब उधर जाएंगे तो x जो है वो माइनस का हो गया, यहाँ पे देखिए आप लोग, और y जो है वो प्लस का हो गया। क्यों, क्योंकि पक्षांतर नियम में यही होता है, जो चीज़ माइनस की है उधर जाएगी, बराबर के दूसरी तरफ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, जो चीज़ प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी। ठीक है,
ए की वैल्यू निकालते हैं, 2x में से एक x चला जाएगा तो एक x बचेगा। और y और y दोनों जुड़ रहे हैं, आपके सामने है, y भी प्लस का है और y भी प्लस का है, ये वाला दोनों जोड़ेंगे तो 2y आएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस 2y। तो यहाँ पे मैंने माना था a जोड़ें, तो हमारा क्या क्लियर निकल के आया है, x माइनस वाई में यदि 2x प्लस वाई x प्लस 2y जोड़ा जाए तो 2x प्लस वाई प्राप्त होगा। ये हमारा आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यह अतिलघुत्री पहला हो गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा अतिलघुत्री कौन सा है, आगे आप लोग देखिए। उत्तरी प्रश्न है 15 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। बहुत ही सिंपल है, हम गुणनखंड कर लेते हैं। 15 के पहले सबसे छोटी संख्या से काटते हैं, 2 से, 2 से नहीं कटता है तो 3 से काटते हैं, 3 से नहीं कटता है तो 5 से काटते हैं, ना कि 4 से। जो 4 से कटेगा वो 2 से खुद कट जाएगा, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। ऐसे ही 5 से जब नहीं कटता है तो 6 से नहीं काटते हैं, जो चीज़ 6 से कटेगी वो 2 से भी कटेगी और 3 से भी कट सकती है, ठीक है। तो फिर 7 से काटते हैं। तो इस प्रकार से सबसे छोटी से स्टार्ट करते हैं। मैंने देखा 2 से नहीं कट रही 15, तो क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 पचे 15। अब यहाँ पे 5 आ गया, 5 से कट रही, 5 एकन 5। तो यहाँ पे मैंने 15 के बराबर में लिख लिया है 1 गुणे 3 गुणे 5, 5 या 15 एकन 15 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा ही है। तो इसको मैंने 3 गुणे 5 कर दिया, तो ये अभाज्य दोनों संख्याएं हैं, अभाज्य गुणनखंड आ गया। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा देख लीजिए आप लोग, दो संख्याओं का मासा कितना है, 16 है तथा उनका गुणनफल 6400 है, उनका लासा ज्ञात करो। तो उसमें दिया गया है, पहले नोट कर लेते हैं, मासा दिया गया है 16, गुणनफल दिया गया है 6400। अब इसमें क्या हम लोगों को पता होता है, यह सूत्र आप लोग याद रखिए, लासा गुणे मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो लासा के स्थान पर मैंने लासा ही लिखा है, क्योंकि लासा निकालना है हमको, मासा 16 दिया है, लिख लिया। दोनों संख्याओं का गुणनफल जितना दिया था वो मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब आप लोग जानते हैं पक्षांतर नियम, मैं अभी बता चुका हूँ, जो चीज़ गुणे में होती है वो बटे में जाती है, प्लस में होती है वो माइनस में चली जाती है, जो चीज़ माइनस में होती है वो प्लस में चली जाती है। तो यहाँ पे गुणे में 16 लिखे हैं, तो मैं लासा को यहाँ पे रोक रखूँगा और बराबर में क्या कर दूँगा, 16 बटे में जाएंगे, 16 चक्कू 64, यहाँ पे 400 दिख रहा होगा आप लोगों को, 400 आ गया, 2 जीरो हैं, ये 16 4 बार कट गया है, तो लासा कितना आ गया, 6400। इस तरीके से ये सवाल जो है हमारा कंप्लीट हुआ। तो कभी भी लासा मासा के सवाल ऐसे आ जाएं तो आप लोग याद रखना, इसका सूत्र यही होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ठीक है। लासा गुणे मासा बराबर दोनों संख्या गुणनफल कह सकते हो, या ये भी कह सकते हो कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये भी आप लोग कह सकते हो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये भी कह सकते हो इसको, ठीक है। कभी कभी कहता है दूसरी संख्या ज्ञात करो, तो यहाँ पे ये सूत्र लगा देंगे, ये ना लिख के यहाँ पे ये लिख लेंगे, ठीक है। आपके पेपर में आ सकता है लासा इतना है, मासा इतना है, एक संख्या इतनी है तो दूसरी ज्ञात करो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक संख्या लिख देंगे, दूसरी ज्ञात करनी है तो दूसरी को रोक रखेंगे, बटे में पहली संख्या लाएंगे इधर, और जो कटेगा वो कट जाएगा, और सिंप्लीफिकेशन करके यानी सरलीकरण करके उसको हम अच्छे से जो पूछेगा वो निकाल लेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिए इस सवाल पे, ऐसे ही सवाल कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, अंक बदले हो सकते हैं। अब आगे देखते हैं चौथा बहुविकल्पी प्रश्न कौन सा है। चौथा प्रश्न है आपके सामने, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। उत्तरवर्ती मतलब होता है आगे की, और पूर्ववर्ती होता है जस्ट पिछली संख्या। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए 3 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी होती है। तो सभी लोग छोटी कक्षा में पढ़ चुके होंगे, वी नो डैट 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या मैंने लिखी है, 999 होती है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। 4 अंकों की 4 बार 9 लिख देंगे, और छोटी अगर पूछे तो 1000 हो जाएगी 3 अंकों की, ठीक है। इस तरीके से छोटी और बड़ी संख्या आप लोगों को याद होनी चाहिए। जब 999 छोटी सबसे बड़ी संख्या है 3 अंकों की, तो इसकी उत्तरवर्ती क्या होगी, 1 जोड़ देंगे इसमें, 999 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1000। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तब 999 की उत्तरवर्ती क्या होगी, 1000 होगी। इस तरीके से ये भी सवाल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सवाल है 5वां, समीकरण 3x - 5 बराबर x + 3 को हल करो। इसमें पक्षांतर नियम लगेगा। पक्षांतर नियम आप लोग जानते हैं, जो चीज़ प्लस में होगी वो माइनस में, जो चीज़ माइनस में होगी वो चीज़ प्लस में, और जो चीज़ गुणे में होगी वो बटे में आएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका मान निकालना है, उसको एक तरफ लाते हैं। यहाँ पे 3x - 5 बराबर x + 3 दिया गया था, मैंने x वाले पद एक तरफ कर लिए, ये x दिया था, इधर ले आए हम x, जब इधर लाएंगे x तो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 3x पहले से लिखा था, x काहे का हो गया माइनस का, बराबर 3 ऐसे लिखा था, ये वाला 5 जो है इधर गया है, ये वाला 5 जो है ये यहाँ आ गया है, ठीक है। ये वाला जो 5 है, ये वाला जो 5 है वो इधर आ गया है, प्लस का हो गया है। अब 3x - x बराबर 3 + 5। अब देखते हैं 3x में से 1x घटाओगे तो कितना आएगा, 2x, और 5 में जब 3 जोड़ोगे तो आएगा 8। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 2 गुणे में लिखे हैं, बटे में आ जाएंगे, 2 चक्कू 8, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब छठा सवाल आपके सामने है, लगा भी है, आप लोग देख लीजिए।
छठा जो अतिलघुत्तरी सवाल है वो कह रहा है x+5 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करो। इसके लिए आप लोगों को a+b का होल स्क्वायर के सूत्र याद होने चाहिए, a-b के होल स्क्वायर के सूत्र याद होने चाहिए, a³ + b³ a³ - b³ a+b का होल क्यूब a-b का होल क्यूब, इतने सूत्र हैं अवश्य याद होने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें सूत्र लगाते हैं। ये सूत्र जो लगाया है यहाँ पे आपके सामने लिख दिया है a² + b² + 2ab, यानी कि a², यहाँ पे मैंने इसको a मान लिया है, इसको मैंने माना है a और इसको माना है मैंने b, 5 को b माना है। तो यहाँ पे देखिए a² + b² + 2ab, ठीक है। अब x² को मैंने ऐसे लिख लिया ब्रैकेट हटा के, 5 को 5 25 कर लिया, अब 5 दूनी 10 और x 10x कर लिया ये। अब इसको मैं क्रम से लिखना पड़ेगा, ठीक, आप लोगों को ऐसे ही मत छोड़ना, आप लोग क्रम से लिखेंगे, पहले x की बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर सबसे छोटी घात। तो x² ये हो गया, ये 10x यहाँ पे आ गया, ये 25 यहाँ पे आ गया। तो इसमें आप लोग ये भी जान लीजिए घात कितनी है, 2 है, और कितने पदी व्यंजक है, त्रिपदी व्यंजक है, और घाती कितनी है, द्विघाती है। ठीक है, ये आंसर आप लोगों का आ गया। तो इस तरीके से 6 कंप्लीट हो गए हैं। अब 7वां देखते हैं, आपके सामने 7वां है, देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। 7वां भी बहुत ही सिंपल है, आपके सामने दिया गया है संख्याओं 13 और 39 और 273 का मासा ज्ञात करना है। तो मासा निकालने की 2 विधियां हैं, मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं मैं, आप लोगों को ये देखना है तो आप लोग उसका लासा मासा वाला चैप्टर देख सकते हैं। तो इसमें मैंने एक विधि बताई है गुणनखंड विधि। तो 13, 39 और 273 का मासा कैसे निकाला है, 13 के गुणनखंड किए हैं भाज्य, 13 × 13, 39 के किए हैं, 13 × 3 39 × 39, ठीक है। ऐसे ही 273 के कर लिए हैं, यहाँ पे देखिए आप लोग, ये सिंपल थे, ऐसे ही कर लिए, यहाँ पे देखिए 273 के किए हैं। सबसे पहले छोटी संख्या से काटा है, 3 से कट रहा है, 3 × 27, 3 × 3। अब 4 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, 6 से काटा नहीं जाता है, ना कि 4 से काटा जाता है, तो किससे काटेंगे हम, 7 से काटेंगे। 7 को 13 बार जाएगा तो 91 आ जाएगा, ठीक है, 13 × 1 = 13। इस तरीके से गुणनखंड मैंने यहाँ पे कर लिए हैं और सामने रख लिए हैं। अब मासा वही होता है जो 3 संख्याओं में अगर निकालना है, जो तीनों में मिले वही मासा होता है। 4 संख्याओं का निकालना है या 2 संख्याओं का निकालना है, तो सभी में जो गुणनखंड मिलता है उभयनिष्ठ कॉमन, तो वही हमारा क्या होता है, मासा होता है। तो इसमें क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है तीनों में, तो 13 लिख लिया। 1 भी लिख लेते हैं साथ में, जब कुछ नहीं मिलता है तो 1 मिल जाता है, ये 1 मिल रहा है तीनों में, 1 भी लिख लिया। तो लास्ट हमारा क्या आएगा मासा, 13 × 1 = 13, 13 क्या आ गया, लास्ट मतलब मासा आ गया, ठीक है। इस तरीके से मासा निकालते हैं। दूसरी होती है भाग विधि, वो भी हमने आप लोगों को समझाई है, लेकिन इसमें कहता नहीं है किस विधि से निकालना है। जब कहता है कि भाग विधि से निकालिए तब निकालना पड़ेगा आप लोगों को, वरना मासा निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं। आगे आप लोगों के सामने सवाल बहुत ही अच्छा दिया गया है, जो कि पेपर में पूछा भी जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। 8वां सवाल देखिए आप लोग, 6000 कितना है, 68,543 में 8 व 5 के स्थानीय मान का योग। बहुत ही सरल सवाल है, इसमें 5 का स्थानीय मान निकाला गया है और 8 का निकाला गया है, और दोनों का योग कह रहा है तो जोड़ देंगे, दोनों का अगर घटाना कहेगा तो घटा देंगे, ठीक है। तो इसमें 5 का स्थानीय मान कितना आएगा, 5, आगे 2 अंक हैं तो 2 जीरो, ऐसे ही 8 के आगे 3 अंक हैं तो 3 जीरो लगा लिए। अब योग कह रहा है तो दोनों को क्या कर देंगे, स्थानीय मानों को हम जोड़ देंगे। 8000 और 500 को जोड़ा कितना आ गया, 8500, ये भी क्लियर हो गया। बहुत ही सिंपल सरल सवाल हैं, छोटे छोटे हैं, अतिलघुत्तरी हैं, बहुत ही छोटा पेपर आएगा, अच्छे से आप लोग करिएगा। इन सवालों को देख करके इसी प्रकार के कोई भी सवाल आ जाए आप लोग कर सकेंगे। आगे देखते हैं, 9वां सवाल आपके सामने है, यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। मैंने इन सभी पे वीडियो बना चुका हूँ, सबके सूत्र बता चुका हूँ और सबके विषय में समझा भी चुका हूँ। वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, वृत्त क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, सभी पे वीडियो बना है। आप लोगों ने देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं देखा है तो सवाल समझ लीजिए और पिछले वीडियोज़ देखिए आप लोग, ठीक है। तो यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दिया है वर्ग की भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल कैसे निकालना है, 4 × भुजा स्क्वायर, ठीक है। यह सूत्र होता है। भुजा कितनी है, 6 का मान, मतलब भुजा का मान रख दिया 6, 6 × 36, ये 36 हो गया, और 4 ये यहाँ पे है, 36 और 4 की गुणा करी तो 144 आया। बस इस पर ध्यान रखने वाली बात एक ये है, बहुत से लोग गलतियाँ करते हैं जिससे नंबर कम होते हैं। यह मात्रा लिखना नहीं भूलना है। यदि भुजा सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर आएगा, अगर मीटर में दी गई है तो वर्ग मीटर आएगा क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। और अब देखते हैं अतिलघुत्तरी का अंतिम सवाल क्या है, आपके सामने है, देख लीजिए। अतिलघुत्तरी का जो अंतिम सवाल है वो आपके सामने है, कह रहा है रोमन संख्या यल व एक्सएल किस संख्या को प्रदर्शित करती हैं। तो यल जो है वो 50 को प्रदर्शित करता है, एक्सएल जो है वो
40 को प्रदर्शित करता है। आप लोग क्या करिए, इसके लिए आप लोगों को याद करना पड़ेगा। आप लोग 1 से 50 तक रोमन अंक याद करें और लिख के देखें तो आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे, और इतने में से ही आप लोगों को पूछे जा सकते हैं परीक्षा में भी, मेन परीक्षा में भी और यूनिट टेस्ट वगैरह में भी, ठीक है। अब लघुत्तरी प्रश्न शुरू होंगे, वो भी आप लोगों को 10 बताएंगे टोटल, और इसके साथ साथ 10 सवालों के साथ साथ ये वीडियो भी समाप्त हो जाएगा। आप लोग इनको अच्छे से समझ लीजिए। तो पहला ही बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है अति लघुत्तरी, कह रहा है चर व अचर संख्या को उदाहरण सहित परिभाषित करो। तो मैंने चर को परिभाषित किया है। चर बीजगणित में उन राशियों को कहते हैं जिनका मान गणितीय क्रिया में समान नहीं रहता है, ठीक है। यानी कि बीजगणितीय या गणितीय क्रिया में जो बीजगणित में उन राशियों को कहते हैं, चर बीजगणित में उन राशियों को कहते हैं जिनका मान गणितीय क्रिया में समान नहीं रहता है बल्कि बदलता रहता है। जिनका मान बदलता रहता है उन्हें कहते हैं चर, ठीक है, समान नहीं रहता है। तो चर राशियों के सामान्य रूप से बीजगणित में एक्स वाई जेड से इंगित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, कभी कभी समीकरण के मान निकालना पड़ता है तो एक्स और वाई और जेड के मान निकालने पड़ते हैं, क्योंकि वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं, इसीलिए वो एक्स वाई जेड से निरूपित किए जाते हैं। अचर संख्या क्या होती है या अचर राशि क्या होती है, यहाँ पे देख लीजिए। अचर उस राशि को कहते हैं जिसका मान विभिन्न गणितीय क्रिया में समान नहीं रहता है, ठीक है, समान रहता है, यहाँ पे लिखा है समान रहता है, ठीक है। तो अचर उस राशि को कहते हैं जिसका मान विभिन्न गणितीय क्रियाओं में समान रहता है, अर्थात कभी नहीं बदलता है, ठीक है, कभी बदलता ही नहीं है, समान रहता है। अचर राशियों को बीजगणित में ए बी सी आदि से इंगित करते हैं, ठीक है। अंक हैं वो क्या हैं, निश्चित हैं। जो चीज़ निश्चित है, कहीं बदलती नहीं है, वो क्या है, अचर है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, आप लोग देख लीजिए, 5x + 3y। तो इसमें क्या है, 5 और 3 क्या हैं, ये अचर हैं, ठीक है, अचर। और x और y क्या हैं, x और y क्या हैं, ये दोनों ये चर हैं, ठीक है। आपने पढ़े होंगे 2 चर वाला रैखिक समीकरण, तो ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है। रैखिक समीकरण उसे कहते हैं जिसकी घात 1 होती है। तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, इस तरीके से ये रैखिक समीकरण है। और ये कितने चर वाला है, द्विचर रैखिक समीकरण है, ठीक। इस तरीके से लघुत्तरी भी आपका एक कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा लघुत्तरी प्रश्न क्या है, अगले पेज पे आप लोग देखिएगा। दूसरा लघुत्तरी प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से आप लोग इसको समझ लीजिए। इस तरीके से कोई भी सवाल आए आप लोग लगाने की कोशिश करें और 100% आप लोगों से सवाल लगेगा। तो देखिए, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है और एक खंभे को 9 सेकंड में पार करती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करना है। तो सवाल को अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, दिया गया है रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर है, ठीक है, ये मैंने नोट कर लिया लंबाई, यानी ये दूरी एक तरीके से हो गई, जितनी लंबी रेलगाड़ी है वो दूरी हो गई। खंभे को पार करने में लगा समय कितना दिया है, 9 सेकेंड। अब सूत्र होता है 4 बराबर दूरी बटे समय, ये सूत्र लगा दिया मैंने, बहुत ही सिंपल है। दूरी का मान रख दिया 270 और समय कितना दिया है, 9 सेकेंड। जब हम इसको काटेंगे तो 9 × 27 30 आ जाएगा, चाल आ गई 30। आगे मात्रक क्या लगेगा, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, मीटर प्रति सेकंड लगेगा, क्योंकि सवाल जो है मीटर और सेकंड में दिया गया था। इसके बाद पे क्या करेंगे हम, इसके बाद में मैंने किलोमीटर प्रति घंटा को मैंने मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदला है, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदला है। कैसे बदला जाएगा, जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो ऊपर हम 18 रखते हैं, नीचे 5, यानी 18/5 से गुणा करते हैं, याद रखना है। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करते हैं, इसके उल्टा से, ठीक है। ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो मैंने यहाँ पे 30 में किससे गुणा किया है, 18/5 से। किसके कारण क्यों की है, क्योंकि हमें मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो मैंने बदल दिया 5 × 30 और 18 और 6 की गुणा की तो कितना आया, 108। अब क्या लगेगा, ये किलोमीटर प्रति हावर, ना कि मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि 18/5 से गुणा हो चुकी है, ठीक है। इस तरीके से सवाल कंप्लीट हुआ। आप लोग इस तरीके के सवाल लगा के जरूर आएँ। और तीसरा प्रश्न है लघुत्तरी, x गुणे y माइनस जेड प्लस y गुणे जेड माइनस एक्स प्लस जेड गुणे एक्स माइनस वाई, इसको सरल करना है। तो क्या करेंगे, सभी की गुणा करा लेंगे, बाद में जितने कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो पहले गुणा कर लेंगे, x और y की गुणा हुई तो एक्स वाई आया, ऐसे ही x और z की गुणा हुई तो एक्स जेड आया, माइनस का क्यों है, क्योंकि ये माइनस था, प्लस वाई जेड आया ये, अब प्लस माइनस वाई एक्स आया, ठीक है। यहाँ जेड एक्स आया, जेड वाई आया। अब एक्स वाई से एक्स वाई कट रहा है, यहाँ पे है वाई एक्स, ये कट रहा है, ठीक है। और जेड एक्स से जेड एक्स कट रहा है और वाई जेड से जेड वाई कट रहा है, ठीक है। ये सभी घट रहे हैं एक दूसरे से, यानी 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, इसी प्रकार से एक्स वाई में से एक्स वाई गया 0, ठीक है। एक तरीके से कैंसिल नहीं होते हैं, घटते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं हम लोग, लेकिन कैंसिल नहीं होते हैं, भाग में होते हैं तब कैंसिल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझाने के लिए कैंसिल किए गए हैं, ठीक।
तो लास्ट में कुछ नहीं बचा तो क्या आया, 0 आ गया। ये भी आप लोगों का क्लियर हो गया। अब देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। चौथा देखते हैं लघुत्तरी में। आपके सामने चौथा प्रश्न है लघुत्तरी में, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में आ सकता है और इसी से रिलेटेड अंक बदलकर कोई भी प्रश्न आ सकते हैं। एक दुकानदार के पास 60 कप थे, कितने कप हैं टोटल, 60 हैं, 40 कप बिक गए, बिके कितने, 40, कुल कितने प्रतिशत कप बिके। कितना सिंपल सवाल है ये नहीं पूछ रहा है कितने बचे हैं, पूछ रहा है कितने बिके हैं। बचे पूछे तो 60 में से घटाया जाएगा निकाल के परसेंटेज। अगर जैसे उत्तीर्ण और उत्तीर्ण बताया था सवाल, बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। तो क्या हुआ यहाँ पे, कुल कपों की संख्या 60 है, बिके कप कितने हैं, 40, तो 60 में 40 का परसेंट निकालेंगे हम। तो बिक्री परसेंट क्या आया, बटे में 60, कुल 60 हैं, 60 में 40 बिक गए, गुणे 100 कर देंगे प्रतिशत निकालने के कारण। अब काट देंगे, 0 0 काट दिया और 2 3 6, 2 दूनी 4, ठीक, 2 3 6 ये कटा है और 2 दूनी 4 कटा है। 100 दूना 200 हुआ है, ये 100 दूना क्या हुआ है, 200, 100 दूना 200 बटे में 3 है। अब 200 बटे 3 को जब हम भाग देंगे तो क्या आएगा, 66.67, ठीक है, ये आंसर आ गया। इस तरीके से ये चौथा आप लोग समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। अब पांचवा देख लीजिए, पांचवा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है मैंने और इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। पांचवा है, एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए, यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे थे तो कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। मैं बहुत देर से कह रहा था कि बार बार उत्तीर्ण उत्तीर्ण वाला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, परसेंटेज वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या है, पहले सिंपल सवाल था, बहुविकल्पी में उत्तीर्ण पूछ रहा था, उत्तीर्ण परसेंटेज दिया था, इसमें उत्तीर्ण का परसेंटेज दिया है लेकिन पूछ रहा है अनुत्तीर्ण। इसको कैसे लगाएंगे, सबसे पहले 1500 बच्चे जो दिए गए हैं उनमें हम 75% मान निकाल लेंगे। 1500 का ये 75% मैंने निकाला है। सबसे पहले दिया है, नोट किया है, कुल बच्चों की संख्या 1500, उत्तीर्ण 75% हैं, अतः 1500 का 75%। मैंने यहाँ पे 1500 का 75% निकाला है, 1500 गुणे 75 बटे 100, 2 0 ये कैंसिल हो गए हैं। यहाँ पे 15 और 75 की गुणा करी तो कितना आया, 1125। तो 75% जो आया है वो उत्तीर्ण है, यानी 1125 क्या है, उत्तीर्ण है। पूछ क्या रहा, अनुत्तीर्ण। तो आगे और लगाना पड़ेगा सवाल हमको, लिखेंगे नाउ अनुत्तीर्ण बच्चे कितने होंगे, कुल बच्चे जितने हैं उसमें से कितने पास हुए हैं। कुल बच्चे 1500 हैं, पास तो हुए कितने, 1125, घटा देंगे कितना आ गया, 375। 375 बच्चे क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए। इस तरीके से ये पांचवा सवाल जो है कंप्लीट हुआ। अब बचे हैं 5 सवाल लघुत्तरी वाले, वो आप लोग आगे देखिएगा। छठा सवाल लेके आ रहे हैं सामने आपके, वो भी समझ लीजिए अच्छे से। अब ये आपके सामने 2 सवाल हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये आपके सामने 2 सवाल जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको भी अच्छे से समझ लीजिए। इसमें 2 चीज़ें आपको सिखाई गई हैं, व्यंजकों, बीजी व्यंजक का जोड़ना और घटाना, कैसे घटाएंगे कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो 6 नंबर सवाल जो है, 3x² + 5x - 8 तथा 3x² - 5x + 9 को जोड़ना है। तथा लिखा है यहाँ पे जोड़ना है तो क्या लगा लिया, प्लस लगा लिया। जब प्लस लगाते हैं तो ब्रैकेट खोलते हैं तो चिन्ह नहीं बदलते हैं। 3x² प्लस का 5x - 8 ऐसे ही लिखा रहा, प्लस 3x² - 5x + 9। यहाँ पे यदि माइनस होता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ पे वो दिखाया गया आप लोगों को, आगे समझना। अब यहाँ पे समान घात वाले देखते हैं, x² यहाँ है, x² यहाँ है, तो ये दोनों जुड़ रहे हैं, दोनों प्लस के हैं। 3 3 6x², 5x में से 5x घट गया और बचा कितना, 9, यहाँ पे 8। 9 का है प्लस का है और 8 का है माइनस का है। 9 में से 8 जाएगा, प्लस का 1 बचेगा। इस तरीके से लास्ट में हमारा ये आंसर बचा है, ठीक है। अब 7वां सवाल देखते हैं, इसमें घटाना है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। तथा लगा है यहाँ पे माइनस लगा लिया मैंने, क्योंकि घटाना है, जब घटाने को कहेगा यहाँ पे माइनस लगा लेंगे। अब हम घटाना है तो यहाँ पे इधर वाला पद जो है पूरा ये ब्रैकेट मैंने सेम इसी तरीके से उतार लिया है, ये वाला जो ब्रैकेट है मैंने इसको ऐसे ही उतार लिया यहाँ पे, ठीक है। 6x³ - 5x² प्लस का 5x - 1। यहाँ से आप लोग देखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, घटाना कभी हो तो अंदर के चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। माइनस का 5x² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 5x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे घातें देखना है, कैसी घातें हैं। घात 3 वाला कहीं नहीं मिल रहा है तो ऐसे ही उतार लिया मैंने। 6x की घात 3 कहीं नहीं मिल रहा है, इसको मैंने ऐसे ही उतार लिया है। स्क्वायर वाला देखेंगे, माइनस का 5x² ये है, माइनस का 5x² ये है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10x²। नेक्स्ट देखिए, x वाली घात जो है 5x कितना हो गया, 10x। -1 और -8 क्या हो जाएगा, माइनस का 9। इस तरीके से ये 7वां सवाल जो है कंप्लीट हो गया। समान घात वाले जुड़ते या घटते हैं, अगर प्लस और प्लस दोनों प्लस के हैं तो जुड़ेंगे, दोनों माइनस के हैं तब भी जुड़ेंगे। देखो ये दोनों माइनस के हैं, -1 और -8 कितना होगा, माइनस का 9। तो प्लस और माइनस ध्यान रखना है आप लोगों को, और घातें समान वाले जुड़ेंगे, अन्यथा ऐसे ही उतार दिए जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से व्यंजकों का जोड़ और घटाना 6 और 7 नंबर सवाल में कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 8वां 9वां और 10वां प्रश्न देखने के लिए अगला वीडियो देखें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मल्टी यूनिटी क्लासेस। थैंक यू।